गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 115 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हम इससे पहले प्लांट ब्रीडिंग एक पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं एप्लीकेशन बॉटनी का, और आज हम बच्चों बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, इसको आप डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक आपका है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो जो सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स हैं, इन माइक्रोब्स का प्रकृति में जो अस्तित्व है उसकी बात करते हैं। आप ये कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म है, जो जैविक जीवन प्रारूप है, इस जैविक जीवन प्रारूप में पादप, प्लांट्स, एनिमल्स, जंतु और इसके अलावा आप बच्चों कह सकते हैं माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा आप ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पर या जो बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म है, जो जैविक जीवन प्रारूप है, इसमें माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा महत्वपूर्ण घटक हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो आप कह रहे हैं माइक्रोब्स important component of life on earth। पृथ्वी पर जो जीवन है उसके आप कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण घटक है। तो देखो बच्चों, इन महत्वपूर्ण घटकों में सबसे पहली बात तो शामिल किया जाता है, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया और जो जीवाणु है वो विशेष तौर पर माइक्रोब्स में सम्मिलित किया जाता है या माइक्रोब्स में इंक्लूड किया जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसको डिटेल में आपने पढ़ा है, डाइवर्सिटी में हमने इसकी बात की है। ये जो बैक्टीरिया या जीवाणु हैं, इनके अलावा आप कहेंगे फंजाई, कवक, ये माइक्रोब्स में कुछ काउंट हो सकते हैं। प्रोटोजोन्स, ये बच्चों आप कह सकते हैं जो प्रोटोजोआ के सदस्य हैं, ये माइक्रोब्स में काउंट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीनेशियस, या मैं हिंदी में लिख देता हूं प्रोटीनीय संक्रामक जो घटक हैं, प्रोटीनीय संक्रामक घटक जो हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में हम पढ़ लेते हैं। जैसे आप कहेंगे वायरसेज, विषाणु, और आप कह सकते हैं विराइड्स। ठीक है, ये विराइड्स और वायरसेज, ये भी दोनों आपने डाइवर्सिटी में डिस्कस कर रखे हैं। तो जो बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म है, जो जैविक जीवन प्रारूप है, उस जैविक जीवन प्रारूप में आपने कहा पादप व जंतुओं के अलावा माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में यहां मौजूद होते हैं। अब ये महत्वपूर्ण घटक के रूप में कैसे मौजूद हैं, तो देखो बच्चों, आपने ये पढ़ रखा है, प्लांट्स जो होते हैं ये सोलर रेडिएशन या सौर विकिरणों की उपस्थिति में कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसलिए ये उत्पादक हैं। ठीक है, इन उत्पादकों पर पूरी तरीके से उपभोक्ता निर्भर करते हैं, और ये हैं एनिमल्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के बाद ये आपके पास है कंज्यूमर, और इनको आप कहेंगे ये हैं उपभोक्ता। ठीक, अब ये प्लांट्स और एनिमल्स जब दोनों डेड हो जाते हैं, जब दोनों मर जाते हैं, तो आप ये कहेंगे यहां जो माइक्रोब्स हैं, जिसमें स्पेसिफिकली डीकॉम्पोजर्स इनको कहते हैं, स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से मैं इसमें लिख सकता हूं बैक्टीरिया, जो मुख्य अपघटक है। तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का ही डिग्रेडेशन या अपघटन जो करता है वो अपघटक है। ऐसा करने से ये जो डीकॉम्पोजर हैं, ये प्रकृति में न्यूट्रेंट साइक्लिंग या फिर आप कह सकते हैं प्रकृति में ये पोषक चक्रण या पोषक पदार्थों का, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का एक चक्रीय साइक्लिंग संपन्न करते हैं। उसको प्राप्त कर पादप अपना जीवन यापन करते हैं। तो पादपों को अपना सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए, पादपों को अपना जीवन यापन जो है उसको बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? आप बहुत क्लियरली कह सकते हैं माइक्रोब्स के बिना। इवन स्टूडेंट्स, आपको जो 12th की इकोलॉजी है
उसमें ये लाइन बिल्कुल क्लियरली लिख के दी है, जहां पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात की गई है, जहां पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं की बात की गई है, वहां ये कहा गया है कि पूरे बायोस्फीयर को या जैव मंडल को चलाने वाले प्लांट्स या उत्पादक जो हैं, ये प्रोड्यूसर्स या उत्पादक भी डीकंपोजर्स या अपघटकों के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं सरवाइव कर सकते? क्योंकि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या पोषक चक्रण जो है वो इनके द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं अपघटक के रूप में, डीकंपोजर के रूप में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, माइक्रोब्स या सूक्ष्मजीव प्रेजेंट हैं, जो क्या कर रहे हैं, इन उत्पादकों को बनाए हुए हैं, इन उत्पादकों के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए आवास की अगर हम बात करें, माइक्रोब्स या सूक्ष्मजीव हैं, ये इनके लिए एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, माइक्रोब्स सूक्ष्मजीव फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, सब जगह ये आपको मिलेगा। आप कह सकते हैं इसका जो हैबिटेट है वो कैसा है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हैबिटेट, और इसका मतलब हुआ बच्चों सर्वव्यापी उपस्थिति इनकी देखी जा सकती है। तो इनकी सर्वव्यापी उपस्थिति देखी जा सकती है, अर्थात देखिए एयर में ये है, सॉइल में ये है, वाटर में ये है, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में ये है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सर्वव्यापी है, सर्व जगह है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, हम कहते हैं ईश्वर कण कण में विद्यमान है, मौजूद है, वैसे ही जीवाणु, बैक्टीरिया भी कण कण में व्याप्त है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ विशेष स्थितियां हैं, नो लाइफ फॉर्म इज देयर, मैं लिख रहा हूं नो लाइफ फॉर्म इज देयर, जहां कोई जीवन प्रारूप नहीं है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां जहां आप ये कह रहे हैं कोई जीवन प्रारूप नहीं है, और जहां कोई जीवन प्रारूप नहीं है वहां क्या प्रेजेंट है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, अपवाद, क्या प्रेजेंट है वहां, बैक्टीरिया। और ये देखो बच्चों कौन सी विशिष्ट स्थितियां हो सकती हैं। तो इन विशिष्ट स्थितियों की हम बात अगर करें तो आप सबसे पहले तो कह सकते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गहरे समुद्र में उष्ण जलीय जो धाराएं हैं, वहां गहरे समुद्र में उष्ण जलीय धाराएं जो हैं उनमें आप कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया। आपको ये पता होना चाहिए डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं उनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और ये है आर्की बैक्टीरिया। बच्चों आर्की बैक्टीरिया जो है ये यहां रसायन संश्लेषी प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि ये वो स्थान या वो एरियाज हैं जहां सोलर रेडिएशन या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती, सूर्य का प्रकाश यहां तक नहीं पहुंचता। तो जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं वहां आर्की बैक्टीरिया प्रोड्यूसर या उत्पादक होता है। ये आर्की बैक्टीरिया प्रोड्यूसर या क्या है, वहां उत्पादक, प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, और कैसा है, प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी। तो आपका आंसर होगा ये है रसायन संश्लेषी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं डीप लेयर्स, अंडर डीप लेयर्स ऑफ स्नो, अंडर डीप लेयर्स ऑफ स्नो और सॉइल, मिट्टी तथा बर्फ की गहरी परतों के नीचे भी क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया। बर्फ की गहरी मोटी परतों के नीचे, गहरी मोटी परतों के नीचे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा कहां हो सकता है, आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरमेंट, एसिडिक एनवायरमेंट, अति उच्च लवणता वाले जो क्षेत्र हैं उन अति उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में भी बैक्टीरिया की उपस्थिति है, सर्वव्यापी है। तो आप ये इसके भी हाथ पे कह सकते हैं, मतलब जितनी बातें मैंने लिखी कि वो सब जगह पाए जाते हैं, एयर, सॉइल, वाटर, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में। जैसे आप अगर कहें तो हमारा जो स्टोमक,
स्टोमक और आप कह सकते हैं जो इंटेस्टाइन है, ये एक तरीके से बैक्टीरिया के लिए, या ऐसे आप ये कह सकते हैं थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया यहां प्रेजेंट होते हैं, जिनके लिए ये आवास के स्थान है। वहां ये उपस्थित होते हुए हमारे साथ कई लाभदायक गतिविधियों को भी संपादित करते हैं। तो ये इसका हैबिटेट हुआ। अब देखिए कुछ फॉर्म्स या कुछ प्रारूप आपको बच्चों दे रखे हैं, ठीक है। कुछ प्रारूप आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, उनके डायग्राम्स वगैरह दे रखे हैं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने ये क्लियर कर लिया कि जो पादप हैं, जंतु हैं, इन पादप और जंतुओं के अलावा सूक्ष्म जीव भी प्रकृति के या जो पृथ्वी पर जीवन प्रारूप है, उस पृथ्वी पर जीवन प्रारूप के महत्वपूर्ण घटक हैं। और आपने ये भी क्लियर किया कि जो उत्पादक हैं, पादप हैं, वो जीवाणुओं की उपस्थिति के बिना जीवन यापन नहीं कर सकते, उनका कोई सर्वाइवल नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में उनका जीवन यापन संभव नहीं है। क्योंकि पादपों के लिए जो पोषक चक्रण का कार्य करते हैं वो बैक्टीरिया ही करता है, वो सूक्ष्म जीव ही करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मिनरल साइक्लिंग, खनिज पोषकों की या फिर आप कह सकते हैं पोषक तत्वों का जो चक्रण प्रकृति में है वो जीवाणु कर रहा है, वो बैक्टीरिया कर रहा है। इसलिए बैक्टीरिया उसको चलाता है जो सारी दुनिया को चलाता है। अर्थात जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स आप कह सकते हैं पूरे बायोस्फीयर को, पूरे जैव मंडल को रेगुलेट करते हैं, एंटायर बायोस्फीयर को रेगुलेट करते हैं। लेकिन एंटायर बायोस्फीयर को रेगुलेट करने वाले प्लांट्स को भी कौन रेगुलेट कर रहा है? तो आप कहेंगे बैक्टीरिया। क्लियर? अब देखिए अगली बात हम यहां से कर रहे हैं, जो डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं। तो देखिए बच्चों, मैं फिर से कुछ नाम लिख रहा हूं। एक आप कहते हैं बैक्टीरिया, जो सबसे प्रमुख है सूक्ष्म जीवों में। बैक्टीरिया के बाद आप कहेंगे फंजाई, कुछ फंजाई काउंट किए जाते हैं। अभी मैंने कहा था कुछ प्रोटोजोन्स हैं, वो काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीनीय इन्फेक्टियस एजेंट, जो संक्रामक कारक हैं, जिसमें आपने कहा वायरसेज एंड विरोइड्स, ये जो हैं वो काउंट किए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, वायरसेज, विरोइड्स, इन सब की बात की गई। अब देखो इसमें क्या किया जा रहा है कि स्पेसिफिकली ये जो है बैक्टीरिया और फंजाई, इनको विशिष्ट तौर पर आप कह सकते हैं विशिष्टतया प्रयोगशाला परिस्थितियों में या प्रयोगशाला में इनका क्या करवाया जा सकता है? संवर्धन, कल्चर। तो देखो इस संवर्धन या कल्चर से क्या बेनिफिट हुआ? संवर्धन या कल्चर इसका जो करवाया गया, इस संवर्धन या कल्चर से बेनिफिट बच्चों ये हुआ, संवर्धन या कल्चर करवाए जाने से, इनका संवर्धन या कल्चर करवाए जाने से आप ये कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में सहायता मिलती है। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में सहायता मिलती है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन आप कर सकते हैं, स्टडी आप कर सकते हैं उस संवर्धन और कल्चर को प्रयुक्त करके, जिसमें बेसिकली बैक्टीरिया और फंजाई को बच्चों आप कह रहे हैं कल्चर करवाया जाता है, क्योंकि इनके उपयोग हैं, यूज हैं। देखिए आप ये कह रहे हैं कि ये डिजीज कॉजिंग है, रोग कारक है, रोग उत्पन्न करने के साथ साथ ये जो लाभदायी गतिविधियां करते हैं मानव कल्याण हेतु, जो लाभदायी गतिविधियां इनकी हैं, इन लाभदायी गतिविधियां जो हैं, इन गतिविधियों को अगर हम देखें तो देखो स्टूडेंट्स, एक तो आप ये कह सकते हैं खाद्य पदार्थों के निर्माण और उत्पादन में इनकी भूमिका है, निर्माण और उत्पादन में इनकी भूमिका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा बच्चों दूसरा आप कह सकते हैं ये जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या औद्योगिक उत्पादन जो है उसमें महत्वपूर्ण है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण है, औद्योगिक स्तर का उत्पादन करवाया जा सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर, खेती या कृषि संबंधी जो कार्य हैं, इन कृषि संबंधी कार्यों में भी इनका
उपयोग होता है। एक आप कह सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, ये पूरा एक टॉपिक आपको दे रखा है इसी चैप्टर में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम पढ़ेंगे। जो सीवेज है, मल है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये मल या अपशिष्ट जो है इसका उपचार है। इस उपचार में भी आप कह सकते हैं इनकी विशिष्ट भूमिका होती है। तो इस तरीके से बच्चों इनका बहुत यूज है या यूजेज इनके हैं, इनके उपयोग हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये स्टडी किया जाना, इनको पढ़ा जाना या इनके बारे में देखा जाना आवश्यक है। ठीक है, अब देखो कुछ पिक्चर्स आपको दे रखी हैं एनसीईआरटी में, कुछ डायग्राम पिक्चर्स आपको दे रखी हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिफिकेशन को आपको बताती हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो विविधता है उनको बताती है। तो वो कौन से दे रखे हैं, कुछ बेसिक जो वहां दे रखे हैं उनको मैं लिख रहा हूं। हालांकि डाइवर्सिटी में बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ रखा है, मैं लिख रहा हूं वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रारूप। अब देखो सूक्ष्म जीवों के जो विभिन्न प्रारूप हैं वो आपको दे रहा है रोड सेप बैक्टीरिया। तो रोड सेप बैक्टीरिया छड़ाकार या दंडाकार, ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप इसको कहते हैं छड़ाकार या फिर ये हुआ दंडाकार। अब छड़ाकार और दंडाकार जो जीवाणु हैं इनको बेसिकली कहा जाता है बैसिलस। क्या कहा जाएगा? इनको स्टूडेंट्स कह दिया जाएगा रोडसेप बैक्टीरिया और ये है बैसिलस। ठीक है, यहां एक फ्लैजिला के साथ या कसाभिक जो हैं, इन कसाभिक के साथ भी उपस्थिति आप इनकी देख सकते हैं, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा आपको दे रखा है स्पिरिकल है, गोलाकार है। तो ये जो स्पिरिकल हैं बच्चों, गोलाकार हैं, ये होंगे कोकस। ठीक है, फ्लैजिलेटेड जो है वो बैसिलस है और ये जो दूसरे आपके पास हैं ये क्या है एग्जैक्टली? कोकस हैं, इनको आप कोकस कह सकते हैं। ठीक है, एक आपको बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी की संरचना दे रखी है। जीवाणु भोजी आप ये भी वहां डाइवर्सिटी में सब पढ़ के आए हैं। देखो हेड और टेल, दो अलग अलग पार्ट्स में स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये टेल फाइबर्स होते हैं। हेड और टेल को जोड़ने वाली संरचना जो है वो कॉलर होती है। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर पे हम नहीं जाएंगे। ये इसका हेड पोर्शन और इसमें इसका ये जीनोमिक डीएनए होता है और इस हेड पोर्शन पर बाहर की तरफ एक प्रोटीन आच्छद या आवरण होता है, इसको आप बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, ये इसका जीनोमिक कंटेंट डीएनए है बच्चों और ये आप जानते हैं इसका कौन सा पोर्शन है? हेड पोर्शन है। ये जो इसका पोर्शन है वो टेल पोर्शन है। इसको आप कहेंगे बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी वह विषाणु है जो जीवाणुओं को संक्रमित कर सकता है। विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करे, जीवाणु को संक्रमित या प्रभावित करता हो। ठीक है, उसको आप यहां काउंट कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज। एक और लिख के दिया आपको, एडिनो वायरस लिख के दिया। एडिनो वायरस बच्चों लिख के दिया है। तो एडिनो वायरस क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आप कह सकते हैं श्वसनीय विकार से संबंधित, श्वसनीय विकारों से संबंधित। ये श्वसनीय विकारों से संबंधित विषाणु है जिसको आपने कहा एडिनो वायरस। ठीक है, तो माइक्रोब्स जो कुछ दे रखे हैं आपको, कुछ एग्जांपल्स जो दे रखे हैं उनकी बात मैंने आपसे की। ठीक है, बैक्टीरियोफेज को लिखा है, एडिनोवायरस को लिखा है, सेप लिखा है। देखो ये सारे ये जो आकार हैं, जैसे आप कहते हैं स्पिरिकल अगर है तो कोकस है, रोड सेप है तो बैसिलस है, कोमा आकृति का अगर है तो विब्रियो है। ये सारी आकृति आप वहां डाइवर्सिटी में पढ़ लेते हैं, इसलिए यहां बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों अगला ये है कि जो कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाए गए ये जो बैक्टीरिया हैं, आपने कहा कल्चर करवाया जा सकता है फंजाई को, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया जो कल्चर
मीडिया पर ग्रो करवाया गया, जो जीवाणु संवर्धन माध्यम में उगाए गए, संवर्धन माध्यम में जो जीवाणु उगाए गए, ये संवर्धन माध्यम पर विकसित या उगाए गए जीवाणु प्रयुक्त किए जाते हैं एग्रीकल्चरल यूज में, एग्रीकल्चरल यूज जो है उसकी स्टडी में, इंडस्ट्रियल यूज इनका जो है उसकी स्टडी में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो घरेलू उत्पाद हैं, जो आप कहेंगे डेली रूटीन लाइफ के हैं, जो दैनिक जीवन में काम आने वाले घरेलू उत्पाद हैं, उनके उत्पादन में क्या इनका उपयोग है, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इन माइक्रोब्स के एक इंट्रोडक्शन या आपने इसका जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कि जो माइक्रोब्स या जीवाणु स्पेसिफिकली उसमें हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया, इनका ओवरऑल क्या एग्जिस्टेंस है, कैसा अस्तित्व उनका है, तो आपने उनको यूनिवर्सल हैबिटेट का कहा। अब ये जो माइक्रोब्स जो है फाउंड एवरीवेयर, तो यहाँ माइक्रोब्स फाउंड एवरीवेयर जो मैंने कहा वो किसके बिहाफ पे कहा है, विशेष तौर पर बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक है। जहां कोई लाइव प्रारूप नहीं होता वहां जीवाणु होता है, ठीक है। तो आपने ये जीवाणुओं की या जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं उनकी हैबिटेट डिस्कस करी थी, और कुछ ये जो वहां एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं माइक्रोब्स के वो आपने डिस्कस किए। अब देखिए इनके यूजेज पे बच्चों आते हैं और वन बाय वन आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहला टाइटल आप लिख लीजिए, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, घरेलू उत्पादों में जीवाणु या फिर सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है ये आप अब पढ़ने जा रहे हैं। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, वन बाय वन आपको डिस्कस करना है, मेरे साथ साथ नोट करते जाएं। तो देखिए, फर्स्ट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो देखिए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में या घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, कैसे कैसे सूक्ष्म जीव कहां कहां प्रयुक्त किए जाते हैं, कहां कहां प्रयुक्त होते हैं, ये आपको वन बाय वन डिस्कस करना है। और इसमें आप ये कह सकते हैं जो डेली रूटीन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। आप लिखें प्रतिदिन प्रयुक्त किए जाने वाले उत्पादों, प्रतिदिन प्रयुक्त किए जाने वाले जो उत्पाद हैं, उत्पादों में या उत्पादों को प्राप्त करने में, को प्राप्त करने में, सॉरी, उपयोगी। अब प्राप्त करने में उपयोगी है, उनको कैसे उपयोगी हैं, क्या क्या, तो सबसे पहले ए मैं लिख रहा हूं कर्ड, दही, ठीक है। तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, लिखते जाएं आप, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो सामान्यतः क्या कहे जाते हैं, सामान्यतया लैक्टिक एसिड बैसिलस, लैक्टिक एसिड बैसिलस, ये जो सामान्यतः लैब और लैक्टिक एसिड बैसिलस जो कहे जाते हैं, ये आप ये कह सकते हैं क्या करते हैं, ये दही बनाने में प्रयुक्त होते हैं, दही बनाने में प्रयुक्त, ठीक है। अब देखो यहां होता क्या है, आप कह सकते हैं जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट या दूध है, इसमें स्टूडेंट्स कर्ड थोड़ा सा, जिसको
इनोकुलम या स्टार्टर हम बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में जामन बोलते हैं हमारे यहाँ, आपको पता होगा। तो जो कर्ड है वो जब इसमें मिलाया जाता है तो यहाँ क्या होगा, देखो लैब जो बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैसिलस, ये एसिड सीक्रेट करेंगे और जो एसिड सीक्रेशन ऑफ एसिड जो ये सीक्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, इस एसिड के सीक्रेशन से, इस अम्ल के स्राव से जो दुग्ध शर्करा है, आप कहेंगे मिल्क प्रोटीन और शुगर, मिल्क प्रोटीन जो है वो पार्शियली डिग्रेड कर दिया जाएगा। और मिल्क प्रोटीन जो पार्शियली यहां से डिग्रेड कर दिया जाता है, इससे क्या बन जाएगा, कर्ड। ठीक, लेकिन जो इनोकुलम और स्टार्टर दिया गया बहुत स्मॉल अमाउंट, जैसे आपने देखा होगा ना 1 चम्मच हम डाल देते हैं, काफी सारा अगर है तो भी 1 चम्मच में काम हो सकता है। ये जो इनोकुलम और स्टार्टर होता है, इसमें क्या होता है, इस इनोकुलम और स्टार्टर में पहले से क्या प्रेजेंट है, लैब है, इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया है। ये आप कहेंगे उपयुक्त तापमान पर गुणन करते हैं, और उपयुक्त तापमान पर बच्चों ये गुणन करते हैं, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत सारा बढ़ जाता है। अब वो फिर क्या करेंगे, एसिड का सीक्रेशन करेंगे, अम्ल का स्राव करेंगे, और अम्ल का स्राव होने से जो मिल्क प्रोटीन है वो पार्शियली डिग्रेड हो जाएगा। आप कह सकते हैं उसका आंशिक अपघटन होगा, और आंशिक अपघटन होने से, उसका आंशिक तौर पे अपघटन होने से फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये जो कर्ड है ये आप कह सकते हैं मोर न्यूट्रिटिव, अधिक पोषक है, ठीक है, देन मिल्क, दूध से कहीं ज्यादा अधिक पोषक दही है, मोर न्यूट्रिटिव। और मोर न्यूट्रिटिव क्यों आपने कहा, क्योंकि इसमें विटामिन B12 की प्रेजेंस होती है, विटामिन B12 प्रेजेंट, विटामिन B12 की उपस्थिति बच्चों इसमें पाई जाती है। इसकी तरह लिख दिया मैंने, विटामिन B12 की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो लैब है वो हमारे आमाशय में उपस्थित रहते हुए क्या करता है, ये आप कह सकते हैं डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स हैं, विकार उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, उन विकार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को भी ये क्या कर लेता है, एक तरीके से चेक पॉइंट है ये, उनको रोक लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए लाभदायी एक्टिविटी भी करते हैं। तो ये सबसे पहला प्रोडक्ट देखो आपने पढ़ा है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, और उसको आप कह रहे हैं कर्ड। ठीक है, दूसरा हम कह रहे हैं अगला प्रोडक्ट क्या है, चीज। ठीक है, साथ साथ लिखते जाएं आप। जो अगला प्रोडक्ट है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हम बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है वो है आपके पास चीज, बी। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो आप कह सकते हैं सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, जो दुग्ध उत्पाद हैं उनमें से ये सबसे पुराना उत्पाद, ये ओल्डेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, होता क्या है, इट इज द कंसंट्रेट ऑफ मिल्क फैट एंड केसिन।
केसिन प्रोटीन और जो मिल्क फैट है उसका अपने आप में एक सांद्र प्रारूप है, कंसंट्रेट फॉर्म ये है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं इट इज द कंसंट्रेट ऑफ द मिल्क फैट एंड केसिन, ये चीज कहा जाता है। ठीक, अब अगली काम की बात बच्चों ये है, पार्शियली डिग्रेडेड फॉर्म जो है इसका, मिल्क प्रोडक्ट है तो आप कहेंगे पार्शियली डिग्रेडेड फॉर्म किसका, मिल्क का। और इस पार्शियली डिग्रेडेड फॉर्म को जो ऑब्टेन किया गया, प्राप्त किया गया किस रूप में, आपने कहा मिल्क फैट और केसिन का जो कंसंट्रेट है वो ये है। तो ये विशेष तौर पर अपने कैरेक्टरिस्टिक, लाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर एंड फ्लेवर के आधार पर आप कह सकते हैं अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें एक आपके पास है स्विस चीज, स्विस चीज किसके साथ तैयार किया जाता है, प्रोपिनियो बैक्टीरियम। स्विस चीज आप कह सकते हैं प्रोपिनियो बैक्टीरियम के साथ तैयार किया जाता है। ये लार्ज साइज, ठीक है, पोरस होता है बेसिकली स्विस चीज। और दूसरा जो है वो रॉक्यूफोर्ट चीज होगा, रॉक्यूफोर्ट चीज। ठीक है, इसका भी पूरा अगर आप लिखना चाहो तो प्रोपिनियो बैक्टीरियम सेरेमनी, ये स्टूडेंट्स इसके लिए लिखा जाता है। दूसरा आपने कहा कौन सा चीज है, रॉक्यूफोर्ट चीज, जो पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी फंजाई के द्वारा तैयार किया जाता है। पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी फंजाई की सहायता से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों दूसरा प्रोडक्ट आपके पास हो गया। पहला प्रोडक्ट आपने पढ़ा क्या था, कर्ड, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास क्या है, चीज। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अगला है ब्रेड, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको हटा देता हूं, ब्रेड। थर्ड आप लिखें सी, ब्रीड। तो देखो आपको पता है दैनिक जीवन में उपयोगी प्रोडक्ट या उत्पाद ये है, प्रिपेयर्ड तैयार किया जाता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ डो। मतलब इसका जो रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है उसका फर्मेंटेशन करवा लिया जाता है, डो का। फर्मेंटेशन जो हुआ वो प्रोसेस, तो यहां बेकर्स यीस्ट कहा गया किसको, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। यीस्ट आपके पास है स्टूडेंट, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। ठीक है, ये जो सैकेरोमाइसीज सेरेविसी है इसके प्रेजेंस में फर्मेंटेशन करवाया जाता है किण्वन। और आप ये जानते हैं इस किण्वन में एथेनॉल और CO2 क्या होते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट।
अब देखो ये जो एथेनॉल और CO2 उत्पाद या प्रोडक्ट हैं, इनका क्या हो जाएगा? एवापोरेशन। इनका स्टूडेंट्स हो जाएगा एवापोरेशन, वाष्पीकरण। जब ये इवापोरेट होते हैं, इवापोरेशन या वाष्पीकरण होते हैं, तो जो ब्रीड है ये हो जाती है पफ्ड ऑफ, फूली हुई, ठीक है, स्वेलअप हो जाती है। तो उसकी जो स्वेलिंग है या वो जो फूली हुई स्थिति है, फूली हुई मैं लिख रहा हूं, ये जो स्थिति है बच्चों, ये उनके इवापोरेट होने से आई, ठीक है, उनके वाष्पीकरण से बेसिकली आई। CO2 वहां से बाहर निकल रहा है, एथेनॉल जो है वो वहां से वाष्पीकृत हो रहा है। तो इस तरीके से ये इवापोरेशन प्रोसेस होते होते वो ब्रेड क्या हुई? सॉफ्ट एंड पोरस। वो सॉफ्ट और क्या हो जाती है? पोरस। तो फर्मेंटेशन के थ्रू आप कह सकते हैं ये उत्पाद तैयार किया जाता है, और इसका लार्ज स्केल पर, इसके बड़े पैमाने पर, व्यापारिक स्तर पर, या फिर आप कह सकते हैं बड़े पैमाने पर इसका बच्चों उपयोग भी है। हो गया? देखो अगली बात करते हैं, इसके बाद आप आओ, अगला है डोसा एंड इडली। डोसा एंड इडली नेक्स्ट प्रोडक्ट में लिख रहा हूं यहां। तो देखिए डी, साउथ इंडियन फूड में बच्चों आप जानते हैं इनका अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जो चने और चावल है, राइस एंड ब्लैक ग्रेन, काला चना काम में लिया जाता है, इनसे आप कह सकते हैं किण्वन प्रक्रिया द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। फिर एक आपको क्लियर होना चाहिए टोडी। देखो टोडी जो है वो एक साउथ इंडियन ड्रिंक है, बेसिकली साउथ इंडियन ड्रिंक, और ये है फेमस साउथ इंडियन ड्रिंक। तो टोडी जो फेमस साउथ इंडियन ड्रिंक है, इस टोडी को कैसे तैयार किया जा सकता है? सैप ऑफ पाम, जो ताड़ है, ताड़ के रस के द्वारा, या सैप ऑफ पाम। यहां जो पाम ये होता है बच्चों, ये है कैरियोटा यूरेंस। जो पाम है वो क्या है? कैरियोटा यूरेंस। तो इस कैरियोटा यूरेंस के सैप को या रस को क्या करवा लिया जाता है? ताड़ के रस को आप कह सकते हैं किण्वित करवा लिया जाता है, किण्वित या फर्मेंटेटेड करवा लिया जाता है, जिससे साउथ इंडियन फेमस ड्रिंक जो है ये ट्रेडिशनल या फिर आप कहते हैं पारंपरिक पेय पदार्थ वहां है, जो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। रोल एग्जैक्टली किसका है? किण्वन प्रक्रिया हो रही है, ऑब्वियसली इसमें रोल है बैक्टीरिया का। इसके अलावा कुछ और फूड मटेरियल जो हैं, जैसे एक लास्ट कैटेगरी और लिख लें आप कह सकते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा ही, फर्मेंटेशन या किण्वन द्वारा ही, जैसे फिश हुई, मछलियां हुई, इसके अलावा बेम्बो, बांस, इसके अलावा आप कह सकते हैं सोयाबीन। तो ये जो सब हैं स्टूडेंट्स, ये सब जो हैं फिश, बेम्बो और सोयाबीन, इनके द्वारा भी किण्वन प्रक्रिया से क्या बना लिए जाते हैं? फूड प्रोडक्ट्स। इनसे भी आप कह सकते हैं खाद्य उत्पाद निर्मित कर लिए जाते हैं, ठीक है। एक बच्चों कई बार अलग से पूछा जाता है आपको योगर्ट।
योगर्ट। ठीक है, ये भी देखिए योगर्ट जो है वो लैक्टोबैसिलस के थ्रू ही बनाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में आप लिख लें लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस। लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस के द्वारा बच्चों ये जो है वो तैयार किया जाता है। जो योगर्ट की बात मैं कर रहा हूं, आपने चीज पढ़ा, रॉक्यूफोर्ट चीज पढ़ा, स्विस चीज पढ़ा, आपने कर्ड पढ़ा, कर्ड में स्पेसिफिकली लैक्टोबैसिलस यूज होता है। यहाँ लैक्टोबैसिलस जो है वो आपने कहा एसिडोफिलस यूज होता है। कर्ड में अगर हम बात करें तो क्या यूज हो रहा है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, एसिडोफिलस। लेकिन यहां इसमें जो यूज हो रहा है वो क्या है, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस या बुल्गेरिस, बुल्गेरिकस पूरा लिख लीजिए, बुल्गेरिकस स्पीसीज होती है। ठीक है, एक विशेष बात बच्चों आपको ये पता होनी चाहिए कि जैसे देखो हमने ये कहा था कि जो ब्रेड प्रिपेयर की जाती है, फर्मेंटेशन ऑफ डो करवाया जाता है और उसमें एथेनॉल और CO2 वहां इवापोरेट होते हैं। वो जब वाष्पीकृत होते हैं तो पफ्ड ऑफ हो जाती है ब्रेड। इस ब्रेड के पफ्ड ऑफ होने की मतलब फूली हुई जो स्वेल हो जाती है, उससे आपने कहा स्वेप्ट और पोरस भी बनती है। इस प्रोसेस या प्रक्रिया को लिवनिंग कहते हैं। आप प्रोसेस या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लिवनिंग। अब जो प्रोसेस या प्रक्रिया लिवनिंग यहां है, इस लिवनिंग में होता क्या है, इसमें जो यीस्ट है, आपने लिख लिया ऊपर सैकरोमाइसिस सेरेविसी, तो वो जो यीस्ट या सैकरोमाइसिस सेरेविसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देखो बच्चों ये क्या करेगा, इस सैकरोमाइसिस सेरेविसी और यीस्ट से अल्टीमेटली आप कहेंगे 3 एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। 3 जो एंजाइम्स हैं, इन 3 एंजाइम्स का सीक्रेशन यहां होता है। ये जो 3 एंजाइम्स हैं वो है एमाइलेज, माल्टेज एंड जाइमेज। एमाइलेज, माल्टेज एंड जाइमेज। एमाइलेज, माल्टेज, माल्टेज एंड जाइमेज। तो इन तीनों के सीक्रेशन से, यीस्ट सीक्रेट करता है, इन तीनों के सीक्रेशन से ही आप कह सकते हैं प्रोसेस कौन सा होता है, लिवनिंग, जिसमें CO2 और एथेनॉल इवापोरेट हो रहे होते हैं, वाष्पीकृत हो रहे होते हैं। तो ये देखो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो प्रतिदिन प्रयुक्त किए जाने वाले उत्पाद हैं, उनके रेफरेंस में आपने पढ़ा, कर्ड आपने पढ़ा, चीज आपने पढ़ा, ब्रेड आपने पढ़ा, उसके बाद आपने डोसा इडली डिस्कस किया, उसके बाद में आपने फर्मेंटेशन से कुछ और जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, खाद्य सामग्री या घर में उपयोगी जो सामग्री हैं, फिश फर्मेंटेशन, बैम्बू फर्मेंटेशन, सोयाबीन फर्मेंटेशन, ये सब आपने डिस्कस किया। और एक योगर्ट मैंने आपको अलग से यहां बता दिया है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ होते हैं। सौर क्रीम एक बार कई बार पूछ लिया जाता है, किसी ऑप्शन में मान लो लिख के दे दिया जाए खट्टी, तो इसमें देखो ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के थ्रू तैयार की जाती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का यूज है। तो इस तरीके से ये आपने कंप्लीट किया है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। क्लियर? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, देखिए लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन है या कमर्शियल प्रोडक्शन होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कमर्शियल प्रोडक्शन और आप कह देंगे जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, इस लार्ज स्केल के प्रोडक्शन पर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। ठीक है, इसको अगर लार्ज स्केल के प्रोडक्शन को, कमर्शियल प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से अल्टीमेटली हम कनेक्ट अगर करें, तो हमारे पास देखिए यहां 2 बेसिक कैटेगरी हैं, लार्ज स्केल का जो प्रोडक्शन है और कमर्शियल प्रोडक्शन है, जिसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं, या माइक्रोब्स के यूज को हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो डिस्कस कर रहे हैं, वहां आपके पास सबसे पहली एक कैटेगरी है जिसमें आप कहेंगे
फर्मेंटेड बेवरेज। ठीक है, आप स्टूडेंट सबसे पहले इसमें कह सकते हैं आपके पास जो कैटेगरी है वो है फर्मेंटेड बेवरेज सब्सटेंसेज। ठीक है, फर्मेंटेड बेवरेज के अलावा दूसरी जो कैटेगरी आपके पास है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्लियर। अब देखिए फर्मेंटेड बेवरेज जो सब्सटेंस हैं ये लार्ज स्केल पर या कमर्शियल प्रोडक्शन में काम लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इन सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो माइक्रोब्स हैं उनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी में या इंडस्ट्रियल स्केल की, लार्ज स्केल की प्रोडक्टिविटी में जब तैयार किया जाता है तो आप ये कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ माइक्रोब्स इज रिक्वायर्ड। लार्ज क्वांटिटी ऑफ माइक्रोब्स इज रिक्वायर्ड। माइक्रोब्स की जो लार्ज क्वांटिटी है उसकी आवश्यकता होती है, वो रिक्वायर्ड होती है। तो माइक्रोब्स को लार्ज वेसल्स में और कंटेनर्स में तैयार किया जाता है। ठीक है, लार्ज आप कह सकते हैं वेसल्स और स्टूडेंट्स कंटेनर्स। इन वेसल्स और कंटेनर्स में तैयार किया जाता है, इनको आप कहते हैं फर्मेंटर्स। इनको क्या कहा जाता है? फर्मेंटर्स इनको कह दिया जाता है। और इसमें देखो सबसे पहले अब जब फर्मेंटेड बीवरेज हैं तो इन फर्मेंटेड बीवरेज में आपको पढ़ना है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है, एल्कोहलिक किण्वन जो हिंदी में कहते हैं जिसको, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में देखिए जो यीस्ट यूज किया जा रहा है उसको आप बोलते हैं ब्रेवर्स यीस्ट। ब्रेवर्स यीस्ट ये है सैकेरोमाइसीज। सेरीवीसी। ठीक है, सैकेरोमाइसीज सेरीवीसी ये लीजिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ब्रेवर्स यीस्ट यूज किया जा रहा है। अब यहां से जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, माल्टेड सीरियल्स, malted cereals and fruit juices are used। ये प्रयुक्त किए जाते हैं, ये काम में ले लिए जाते हैं। माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेज जो है उनको प्रयुक्त किया जा रहा है, उनको काम में लिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो जो मटेरियल यूज में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, उसके बेसिस पे ही आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे एक आप कह सकते हैं द प्रोडक्ट्स ऑफ लो एल्कोहलिक कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट्स ऑफ लो एल्कोहलिक कंसंट्रेशन, लो एल्कोहलिक कंसंट्रेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको। और दूसरा आप कह सकते हैं हाई एल्कोहलिक कंसंट्रेशन के जो प्रोडक्ट है उनको तैयार किया जाता है। तो यहां बेसिस आपके पास क्या है? विद और विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन, जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है उसके बिना या डिस्टिलेशन के प्रोसेस के साथ ये प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। जैसे आप कहेंगे जो वाइन और बियर हैं, वाइन एंड बियर लो एल्कोहलिक कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट्स। ये तैयार किए जाते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, बिना डिस्टिलेशन के इनको तैयार कर लिया जाता है।
तो ये बच्चों वाइन और बियर 2 एग्जाम्पल आपके पास हो गए। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें डिस्कस किया होगा 13% और मोर कंसंट्रेशन जो है एल्कोहल की, मोर कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये आप कहते हैं जो ब्रेवर्स यीस्ट है उसके लिए क्या होती है, टॉक्सिक फॉर यीस्ट। उस यीस्ट के लिए बच्चों टॉक्सिक होती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो इससे कम कंसंट्रेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कर पाता है, प्रोड्यूस कर पाता है। हाई एल्कोहलिक कंटेंट में आप ये कहेंगे फर्मेंटेटेड जो ब्रोथ होता है उसके डिस्टिलेशन से प्राप्त किए जाते हैं, प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। ठीक है, तो यहां देखिए इसमें एग्जाम्पल आपके पास हैं, एग्जाम्पल आप कह सकते हैं विस्की, रम, ब्रांडी, जिन, वोडका जो भी हैं वो सब ब्रांड आप कह सकते हैं कहां से, हाई अल्कोहलिक कंसंट्रेशन के साथ प्रिपेयर किए जाते हैं जो डिस्टिलेशन से एग्जैक्टली क्या होंगे, प्रिपेयर होंगे। तो ये स्टूडेंट्स बेवरेज सब्सटेंसेज रहे। हाँ जी, देखिए माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या फिर आप कह रहे हैं जो औद्योगिक उत्पाद हैं, उन औद्योगिक उत्पादों को बनाने में या औद्योगिक उत्पादन में क्या भूमिका माइक्रोब्स की रहती है। मैंने यहां लिखा कमर्शियल प्रोडक्शन, व्यापारिक उत्पादन या व्यापारिक स्तर पर उत्पादन बच्चों किया जाता है, लार्ज स्केल पर उत्पादन किया जाता है, बड़े पैमाने पर आप कह रहे हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो ये जो बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है, व्यापारिक स्तर का उत्पादन इसको कह रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो औद्योगिक स्तर का उत्पादन है। उसमें 2 प्रकार के उत्पादन बेसिकली किए जा रहे हैं, एक फर्मेंटेड बीवरेज, तो आप ये कह सकते हैं ये है किण्वित पेय पदार्थ। ठीक है, ये क्या है, किण्वित पेय पदार्थ। और दूसरा आप जानते हैं एंटीबायोटिक्स, जो प्रतिरक्षी हैं, ये प्रतिरक्षी और एंटीबायोटिक्स बच्चों तैयार किए जाते हैं। तो यहां इनको तैयार किए जाने के लिए लार्ज स्केल पर या बड़े पैमाने पर सूक्ष्म जीवों के उत्पादन की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों के उत्पादन की आवश्यकता, ठीक है। और देखिए सूक्ष्म जीवों के उत्पादन की जो आवश्यकता बच्चों लार्ज स्केल पे है, तो क्या किया जाएगा, इन सूक्ष्म जीवों को लार्ज कंटेनर्स में और लार्ज वेसल्स में, लार्ज स्केल की प्रोडक्शन के लिए जो लार्ज वेसल्स हैं, बड़े आकार की जो वेसल्स हैं, उनमें तैयार किया जाता है और उनको कहा जाता है फर्मेंटर्स। वो क्या है, फर्मेंटर्स। तो इन फर्मेंटर्स की हेल्प से बहुत सारे सूक्ष्म जीव या लार्ज स्केल पर सूक्ष्म जीव तैयार कर लिए गए और उसके बाद में क्या किया गया, आपने कहा पहली एक कैटेगरी हमारे पास है किण्वित पेय पदार्थ निर्मित किए गए, दूसरी कैटेगरी आपके पास है एंटीबायोटिक्स या प्रतिरक्षियों को तैयार कर लिया गया। ठीक, अब इसमें देखो सबसे पहले आपके पास एल्कोहलिक पेय पदार्थ, तो एल्कोहलिक आप कहते हैं किण्वन प्रक्रिया, और एल्कोहलिक किण्वन प्रक्रिया के बारे में आपने पढ़ रखा है जो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है। ठीक है, ये सैकेरोमाइसिस सेरेविसी ब्रेवर्स यीस्ट कहा जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, जो माल्टिंग प्रोसेस है, जो किण्वन प्रक्रिया है, उसमें कुछ खाद्यान्न सीरियल्स लिए जा रहे हैं, इसके अलावा फ्रूट जूस, कुछ फलों का रस लिया जाता है, ये प्रयुक्त किए जा रहे हैं। और जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को 2 अलग अलग भागों में आप बांट सकते हैं। आप कह सकते हैं कम एल्कोहली सांद्रता के साथ उत्पाद निर्मित किया गया। जब कम एल्कोहली सांद्रता वाला उत्पाद निर्मित किया गया तो आप ये कह सकते हैं आसवन की प्रक्रिया यहां नहीं होती, आसवन नहीं, विदाउट डिस्टिलेशन ये हुआ। आपने वहां पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेशन में बच्चों दे रखा है 13% या 13% से अधिक
एल्कोहलिक कंसंट्रेशन या एल्कोहलिक सांद्रता अगर होती है तो वो यीस्ट के लिए टॉक्सिक या विषैली होती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो आप कहेंगे जो वाइन और बियर जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट बिना डिस्टिलेशन के, बिना आसवन के तैयार किए जाते हैं, कम एल्कोहलिक सांद्रता के साथ तैयार किए जाते हैं और ये जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है। उच्च एल्कोहली सांद्रता और उच्च एल्कोहली सांद्रता के साथ जो तैयार किया गया वो आप ये कह सकते हैं जो फर्मेंटेटेड ब्रॉथ होता है, जो निचोड़ एक तरीके से एक्सट्रैक्ट होता है किण्वित, उस किण्वित निचोड़ को प्रयुक्त किया जाता है और उसका क्या करवा लिया जाता है, डिस्टिलेशन। तो उच्च एल्कोहली सांद्रता का जो उत्पाद है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करवाया गया, आसवन। और इससे देखिए आपके पास विस्की, रम, ब्रांडी, इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके पास आ जाते हैं, ये आप प्राप्त कर लेते हैं। इधर एंटीबायोटिक्स में आइए, तो एंटीबायोटिक्स आप कह रहे हैं क्या है, वो रासायनिक पदार्थ हैं जो रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंसेज, आप कह रहे हैं कैसे केमिकल सब्सटेंसेज या रासायनिक पदार्थ हैं, जो डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म, विकार उत्पन्न करने वाले जीवों, और आप कह सकते हैं जो पैथोजेंस हैं, रोग कारक हैं, उनको या तो मार दें, किल कर दें, या फिर उनकी ग्रोथ या वृद्धि को पूरी तरीके से रोक दें, सप्रेस्ड कर दें। तो इसका मतलब जो एंटीबायोटिक्स है इसका अर्थ हुआ अगेंस्ट लाइफ, जीवन के खिलाफ एंटीबायोटिक्स। लेकिन ये किसके जीवन के खिलाफ, जो डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जो विकार उत्पन्न करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। और फिर बात करिए ह्यूमन की, है जिसको दिया जा रहा है, तो उसके लिए ये कहा जाता है प्रो लाइफ। इसका मतलब ह्यूमन के जीवन को बचाता है लेकिन डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म के जीवन को नष्ट कर देता है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी आप जानते हैं, सबसे पहली डिस्कवरी पेनिसिलिन के फॉर्म में हुई, जो एंटीबायोटिक ड्रग पेनिसिलिन नोटेटम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया। पेनिसिलियम नोटेटम ये कवक या फंजाई है, इससे प्राप्त किया गया। कब, जब वो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पर अपना प्रयोग कर रहे थे। तो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पर अपना काम करते हुए उन्होंने ये देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम जो है उससे एक ऐसा रासायनिक पदार्थ निर्मित होता है, उत्पन्न होता है, जो उसकी ग्रोथ को रोक देता है। इसके बाद अर्नेस्ट चैन, फ्लोरी, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एंटीबायोटिक्स के इफेक्टिव यूज या प्रभावी उपयोग को स्पष्ट किया। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय बच्चों, अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं, अमेरिकी सैनिक हैं, उनको ट्रीट करने या उनका ट्रीटमेंट करने में प्रयुक्त की गई। तो इसी कार्य के लिए आप कह सकते हैं फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरी को संयुक्त रूप से 1945 के नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो जो इंडस्ट्रियल स्केल के प्रोडक्ट्स हैं, जो आप ये कह रहे हैं व्यापारिक स्तर के या फिर औद्योगिक स्तर के जो प्रोडक्ट या उत्पाद हैं, उनको निर्मित करने में भी माइक्रोब्स का अपना रोल है, सूक्ष्म जीवों की अपनी भूमिका है। मैंने दो अलग अलग कैटेगरी आपसे यहां डिस्कस कर ली है, किण्वित पेय पदार्थ और प्रतिरक्षी रासायनिक पदार्थ। एंजॉय द बॉटनी। थैंक यू।